नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में। प्रिय दर्शकों, यह 3 बात अपने दिमाग में बिठा लो, रंग से राजा बन जाओगे। आज की जो हमारी कहानी है, आज जो हमारा प्रसंग है, एक कपोतक पक्षी की बड़ी प्यारी कहानी है। ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को यदि आप गौर से सुनते हैं और इसके 3 बातों पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में किसी भी कोने में रहे, संसार के किसी भी कोने में घूमे, आप कभी भी किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में ऐसे 3 ज्ञानवर्धक बातें हैं, इनको आप जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नए ज्ञानवर्धक कहानियां, नई चर्चा लेकर आते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में 2 कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था, जिनमें झिरमिर बारिश बरस रही थी। तब दोनों कपोतक पक्षी एक वट वृक्ष के खोखले में जाकर बैठ जाते हैं और बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक तक पक्षी उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं बारिश में भीग रहा हूं। लेकिन उस वट वृक्ष के खोखले में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि 3 पक्षी आ सके, क्योंकि दोनों पहले से बैठे हुए थे। अब वो तीसरा पक्षी उड़ता हुआ भीगता हुआ आता है और उनसे जिद करने लगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब दोनों पक्षी जो पहले से बैठे हुए थे वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो हम आपको बिठा सके, तब वह भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब वो दोनों पक्षी कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको जरूर बिठाते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सके। अंततः वह भीगता हुआ कपोतक पक्षी उन पक्षियों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब वो दोनों पक्षी उसको धक्का मार के और फिर से नीचे गिरा देते हैं। वह फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर से वो पक्षी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरह काफी देर चलता रहता है और वह उड़ता हुआ पक्षी उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वह इसी बात को कहता। जब वो थक जाता है तो भीगता हुआ पक्षी वहां से उठकर चले जाता है और वह दोनों पक्षी उसी वट वृक्ष के खोखले में बैठे रहते हैं। तब उस कपोतक पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि जी, अभी जो पक्षी आया था वो बार बार हम दोनों से मूर्ख कह रहा था कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, वो बार बार इसी बात को कह रहा था। तो मूर्ख होता कैसा है, मूर्ख दिखता कैसा है, आप मुझे इस बात को बताएं। प्रिय दर्शकों, तब वह कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है और वह कहता है कि प्रिय, इस कहानी को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वह अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनती है। कपोतक पक्षी कहानी शुरू करता है और वह कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और शादी करने के बाद सेठ का लड़का शहर चले जाता है कमाने के लिए और सेठ के लड़के की पत्नी घर पर रहती है। एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने के लिए जाती है और वहां पे स्नान करने लग जाती है। तभी उसके पास में 3 राह चलने वाले व्यक्ति आते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी से कहते हैं कि भाई, हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बहुत तगड़ी प्यास लग रही है, इसलिए आप थोड़ा हमें जल पिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, उस वक्त सेठ के लड़के की पत्नी के बदन पर इतने कपड़े नहीं थे क्योंकि वह स्नान कर रही थी। उसी वक्त तीनों राह चलने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमें पानी पिला दीजिए। इस बात को कपोतक अपनी पत्नी से कहता है और कपोतक की पत्नी बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुन रही है। कपोतक आगे कहता है कि उस सेठ की पत्नी उन लोगों से कहती है कि भाई, तुम कौन हो। तब उनमें से एक राह चलने वाला व्यक्ति कहता है कि हम यात्री हैं और हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो। अब वो व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें खुद को यह पता नहीं है कि हम कौन से यात्री हैं। वह यात्री उस सेठ के लड़के की पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाता है।
तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है और वह कहता है कि मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही है और प्यास के मारे मेरे हलक सूखे जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति जवाब देता है और वह कहता है कि मैं अनपढ़ गवार हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि अनपढ़ गवार तो सिर्फ दो होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गवार हो यह बताओ, तब मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी सोचने लगता है कि मुझे खुद को यह पता नहीं है कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूं। वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि कुछ देर मुझे और पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब वो सेठ के लड़के की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ, यदि तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें जरूर पानी पिला दूंगी। वह कहता है कि मैं मूर्ख हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। अब सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि इस संसार में दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? प्रिय दर्शकों, अब वो भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी बड़े सोच में पड़ जाता है कि मुझको खुद को पता नहीं है कि मैं कौन सा मूर्ख हूं। उसको कुछ सूझता नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। इस कहानी को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़ी ध्यान से और गौर से सुन रही है। आगे कपोतक पक्षी कहता है कि वो तीनों व्यक्ति प्यासे ही पनघट से जाने लगते हैं। जब वहां से रवाना होते हैं तो सेठ के लड़के की पत्नी उनसे कहती है कि भाई आप मेरे घर चलिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर इसी रास्ते पर मेरा घर है, वहां मैं आपको जरूर पानी पिला दूंगी। प्रिय दर्शकों, वो तीनों यात्री उस सेठ के लड़के के घर आ जाते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी स्नान करके और कपड़े पहनकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वह तीनों व्यक्ति उस सेठ के घर पहुंचते हैं और साथ में सेठ के लड़के की पत्नी भी घर पहुंचती है, तभी उसके ससुर की नजर अपनी बहू पर पड़ जाती है। तब उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू किन मदों के साथ घूम रही है। इसका पति विदेश गया हुआ है, इसका पति बाहर गया हुआ है कमाने के लिए और यह पराये मर्दों के साथ घूम रही है। इसी बात को वह सोचने लगता है। उधर सेठ के लड़के की पत्नी उन राहगीरों को अपने घर ले जाकर उनको पानी पिलाती है और तीनों को पानी पिलाकर वहां से भेज देती है और उनसे कहती है कि भाई कि मैंने तुम्हें पनघट पे पानी इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि मैं स्नान कर रही थी और मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो मैं तुम लोगों के समक्ष खड़ी हो सकती, इसलिए मैंने तुम लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं तुम लोगों को पानी नहीं पिलाऊं, इसीलिए मैं तुम लोगों को अपने घर पर लेकर आई हूं और यहां पर तुमको पानी पिलाकर भेज रही हूं। अब आप बड़े प्यार से पानी पीजिए और अपनी राह चल दीजिए। तीनों राहगीर पानी पीकर वहां से चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उधर सेठ के लड़के की पत्नी का ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू बदचलन है, मेरा लड़का बाहर काम करता है और यह पराये मर्दों के साथ घूमती है, पराये मर्दों को अपने घर पर लेकर आती है। यही सोचकर वह दुखी होता है। अब वो सोचने लगता है कि यदि किसी व्यक्ति में बीमारी आ जाए तो उसका उपचार जरूरी होता है। यदि उसका उपचार नहीं किया जाए तो बीमारी उसके रोम रोम में रम जाती है और बाद में बड़ा मुश्किल होता है। इसी बात को सोचकर वह सोचने लगता है कि अब मेरी बहू का क्या इलाज किया जाए। यह भी बदचलन हो गई है, बदमाश हो गई है, पराये मर्दों के संग घूमती है और उसका पति बाहर रहता है, इसलिए यह बिगड़ चुकी है। अब इसका इलाज किया जाए तो क्या किया जाए। अब वो सोचने लगता है कि क्यों न मैं इसका फैसला राजा से करवाऊं। तो इसी बात को सोचकर उस महिला का ससुर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को यह सारी घटना सुना देता है। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, सेठ के लड़के की बहू को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। प्रिय दर्शकों, इस बात को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कह रहा है और उनकी पत्नी बड़ी ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। तभी राजा के सैनिक सेठ के लड़के की पत्नी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें महाराज ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है और तुम दरबार में चलो। तभी सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि भाई आप सबसे पहले अपने राजा से यह पूछकर के आए कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या माँ के रूप में बुलाया है, किस रूप में उसने मुझे दरबार में बुलाया है। तभी सैनिक वापस राजा के पास में जाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, सेठ के लड़के की पत्नी ने यह कहकर वापस भेजा है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या फिर माँ के रूप में बुलाया है। तभी राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है। फिर राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है तो मंत्री उसको सलाह देते हैं कि महाराज, ये हमारे नगर का सेठ है और इसके बेटे की बहू हमारी भी बहू लगती है,
इसलिए आप उसको दरबार में बहू के रूप में बुलाए। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि पालकी लेकर जाओ और बहू के रूप में उसको लेकर आओ। तभी राजा के सैनिक फिर से पालकी लेकर सेठ के लड़के के घर पहुंचते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी से कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। प्रिय दर्शकों, इस बात को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े गौर से सुन रही है। सैनिकों की इतनी बात सुनने के बाद सेठ के लड़के की पत्नी तुरंत पालकी में बैठ जाती है और सैनिक पालकी उठाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। सेठ के लड़के की पत्नी राजा के दरबार में हाजिर हो जाती है। तब राजा उससे कहता है, क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति विदेश कमाता है और तुम पराये मर्दों के संग घूमती हो। ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। यदि तुम ऐसे काम करोगी तो हमारे राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा इतनी बात कहता है तब सेठ के लड़के की पत्नी राजा को जवाब देती और कहती है कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन खिलाना कोई अपराध है? यदि आपके राज्य में ऐसा संविधान है तो किसी भूखे को भोजन खिलाना या प्यासे को पानी पिलाना अपराध है। तो हाँ, मैंने अपराध किया है और यह अपराध मैं बार बार करूंगी। इतनी बात सुनने के बाद राजा बड़ा चिंतित होता है और राजा कहता है, तो आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए कि बात क्या है। तब वह महिला सेठ के लड़के की पत्नी राजा को पूरी सच्चाई बताती है कि महाराज, मैं पनघट पर स्नान कर रही थी, तभी 3 राह चलने वाले व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिला दीजिए। उस वक्त मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि उनके समक्ष में खड़ी होकर मैं उनको पानी पिलाती, तो इसलिए मैंने बैठे बैठे उन लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे हैं कि वह जवाब नहीं दे सके। उसके बाद उनको मैंने अपने घर भेजा। उसके बाद मैं कपड़े पहनकर अपने घर आई। घर आने के बाद उन लोगों को मैंने पानी पिलाकर वहां से भेज दिया। अब इसमें मैंने गलत क्या किया है? उस महिला की इतनी बात सुनने के बाद राजा कहता है कि तुमने ऐसे कौन से कठिन 3 सवाल पूछे, वो सवाल हमें भी बताए। जब सेठ के लड़के की पत्नी को 3 सवाल राजा के समक्ष रखती है तो राजा भी बड़ा सोच में पड़ जाता है। राजा के अंतरी मंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं और राजा भी इन तीनों सवालों के कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। अंत में राजा परेशान हो जाता है और तीनों सवालों के उत्तर जानने का बड़ा इच्छुक होता है। तब वो राजा सेठ के लड़के की पत्नी से कहता है कि बहुरानी, हमको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं। हमारे किसी भी विद्वान पंडित के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारी किसी भी मंत्री के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। तो फिर आप ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तब वह महिला सेठ के लड़के की पत्नी हाथ जोड़कर के राजा से कहती है कि महाराज, ये तीनों प्रश्न बड़े अनमोल है और इनके उत्तर उनसे भी ज्यादा अनमोल है। इसलिए आपसे एक विनती है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह महिला कहती है कि महाराज, यदि सौदा हो तो बराबर कहो। वह महिला सेठ के लड़के की पत्नी बड़ी चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। तभी राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है और अंततः राजा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा अनमोल है। इनको जानना बहुत जरूरी है। यही सोचकर राजा कहता है, प्रिय दर्शकों, कहते हैं न कि जो राजा मूर्ख हो उसको कोई भी लूट सकता है। वो राजा कहता है कि आधा राज्य पर आप शासन करोगी और आधे पर हम करेंगे, ठीक है? आप आपके तीनों अनमोल प्रश्नों के उत्तर हमें बता दीजिए। प्रिय दर्शकों, सेठ के लड़के की पत्नी वो पूरी लिखावट करवाती है, आधा राज्य अपने कब्जे में लेती है और फिर उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताती है और वह कहती है कि महाराज, अब गौर से सुनो तीनों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, यात्री संसार में 2 ही है। अब 2 यात्री कौन कौन से हैं? महाराज, पहला सवाल, सूर्य, दूसरा चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते रहते हैं। यही 2 यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। महाराज, दूसरा सवाल, अनपढ़ और गंवार 2 चीज है, वो है अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ में रहते हैं। विद्वान लोगों के साथ में भी रहते हैं और मूर्ख से मूर्ख इंसान के साथ में भी रहते हैं। उनका लालन पालन करते रहते हैं। यही सबसे अनपढ़ और गंवार है, जो अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं। तीसरा सवाल, मूर्ख भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख, जो मेरा ससुर है, जो अपने घर की बात को एक दूसरे से आकर कहता है। जो अपने घर की बात को दूसरे से कहता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरे ससुर ने इस बात को मुझसे आकर पूछा होता तो इनको वहीं पर मैं पूरी सच्चाई बता देती। मेरे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती। मेरे घर की इज्जत इस तरह भरे दरबार में उछाली नहीं जाती। मेरे घर की बदनामी नहीं होती।
इसलिए सबसे पहले बड़े मूर्ख मेरे ससुर है। तब राजा कहते हैं कि दूसरा कौन है? तब वह महिला कहती है कि महाराज दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप है। एक वो राजा होता है जो बगैर सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लेता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए दूसरा सबसे बड़े मूर्ख आप है। आप भी एक ऐसे मूर्ख है जो मेरे 3 सवालों के बदले में मुझे आधा राज्य दे दिया, तो आप भी सबसे बड़े मूर्ख हैं। प्रिय दर्शकों, अब राजा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो भी महारानी है, आधे राज्य की महारानी है, आंधी सेना उसकी है, आधा राज्य उसका है। अब वो राजा कुछ नहीं कर सकता था। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए उस सेठ के लड़के की पत्नी एक महारानी बन जाती है। तब कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपने घर की बात को बाहर निकाल दे, अपने घर की बात को अन्य लोगों से कहे, अपने घर की बात को एक दूसरे से कहता रहे, अपने घर की बात को अपने घर में न रखे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और दूसरा मूर्ख वह होता है जो किसी के कहने पर भी अपना सब कुछ लुटा दे। यह 2 प्रकार के ऐसे मूर्ख होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तब कपोतक की पत्नी को यह बात समझ में आती है कि संसार में मूर्ख कौन होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का सही समय आने पर जो बंदा सही उपयोग करता है वो अपने जीवन में हमेशा कामयाबी पाता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने दिमाग को सही जगह और सही निशाना लगाकर के चलाए, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। जो लोग अपने दिमाग का सही सदुपयोग नहीं करते हैं वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें।